इकोनॉमिक्स में क्लास 12th के आरबीएससी में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट है कॉमर्स में 12th क्लास में, उसमें आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस अपन देख लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट ए है, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, और इसमें हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं जिनको अपने को पढ़ना है। और ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से चैप्टर नंबर 14 से लेकर 25 तक के हैं, इनको अपने को पढ़ना है। तो चलिए करते हैं आज से स्टार्ट। आज हम पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओकियोनोमस शब्द से हुई है। ओकियोनोमस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों, जिससे अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, जिसका अभिप्राय है घर का नियम। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की सबसे पहले रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति के विषय से है। अपन समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो विषय है उसकी रचना कौटिल्य चाणक्य के द्वारा की गई थी। कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य भी है और इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्होंने राजनीति विषय से संबंधित अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र का जनक अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को माना जाता है, जिनके प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में प्रकाशित हुई थी। तो यह है बच्चों अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो, और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को माना जाता है। एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसका शॉर्ट नेम तो है वेल्थ ऑफ नेशन, और इनकी जो पूरी जो नाम है किताब का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कब प्रकाशित हुई थी? 1976 में। देखिए स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ ने जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। इनका कहना था कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया। तो इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है, तो एडम स्मिथ उसका आंसर होता है। और फिर अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को कल्याण किसने कहा है, तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उनको पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुएलसन ने भी अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अपने को ध्यान से पढ़ना है और आप इनके नोट्स साथ के साथ बनाते चलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, अर्थशास्त्र का परिचय अपन पढ़ लेते हैं। व्यावहारिक रूप से अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर अध्ययन करता है। यह है अर्थशास्त्र का सिंपल सा परिचय। इस अध्ययन में निम्न 2 प्रकार की क्रियाएं निष्पादित की जाती हैं। देखिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। पहली क्रिया है आर्थिक क्रिया, धन कमाने के लिए की गई क्रिया होती है। धन कमाने के लिए या आमदनी के लिए, आजीविका के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सामाजिक क्रिया। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थशास्त्र का अर्थ की अगर अपन बात करें तो अर्थशास्त्र वह क्षेत्र है जिसमें मानव की सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। इसके अध्ययन के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों के बीच अंतर को बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि, उत्पादक को अधिकतम लाभ और समाज के लिए अधिकतम सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो सके। तो यह है अर्थशास्त्र का सिंपल सा अर्थ।
अर्थशास्त्र वह क्षेत्र है जिसमें मानव की सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है और इसके अध्ययन के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों के बीच अंतर को बताने का प्रयास किया जाता है ताकि उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि हो सके और उत्पादक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और समाज के लिए अधिकतम सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो सके। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों अर्थशास्त्र के तत्व, विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र के तत्व में पहला पॉइंट आता है प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन से तात्पर्य वस्तु का निर्माण करने से है, अर्थात कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना और उस वस्तु को उपयोगी बनाना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे कागज से पुस्तकें बनाना और लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि। किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना या कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके उपयोग योग्य बनाना ही उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन का सिंपल सा यहाँ पर अर्थ अपन बता सकते हैं। अगर सामान्य अर्थ में अगर बात करें तो कच्चे माल को पक्के माल में बदलना, परिवर्तित करना उत्पादन होता है। और अर्थशास्त्र के संदर्भ में थोड़ा विस्तृत अर्थ बताएं तो किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना, यानी उपयोगिता का सृजन तभी होगा जब वस्तु उपयोग में आने लायक होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन सृजन की विधियाँ कौन कौन सी आती है। उत्पादन के अंतर्गत ही उत्पादन के सृजन की विधियाँ आती है। पहली विधि है रूप उपयोगिता। रूप उपयोगिता का सृजन होता है कच्चे माल को पक्के माल में बदलने से। जब एक कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है तो रूप उपयोगिता का सृजन होता है। इसके बाद में बात आती है बच्चों समय उपयोगिता, वस्तुओं की भंडारण व्यवस्था। वस्तुओं की भंडारण व्यवस्था, जब वस्तुओं का उत्पादन होने के बाद में उन्हें एक निर्धारित स्थान पर स्टोर करके रखा जाता है और समय आने पर उन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, उनको बेचा जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसे समय उपयोगिता सृजन होता है। इसके बाद में बात करते हैं स्थान उपयोगिता। यातायात की सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, तो स्थान उपयोगिता का सृजन होता है। इसके बाद में बात आती है अधिकार उपयोगिता की। वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अधिकार उपयोगिता का सृजन होता है। वस्तुएं विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होती हैं, अधिकार उपयोगिता का सृजन होता है। सेवा उपयोगिता, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, सेवा उपयोगिता का सृजन होता है। ज्ञान उपयोगिता, उपयोगी ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है ज्ञान उपयोगिता का सृजन होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम उत्पादन के साधन और उनका पारिश्रमिक। तो देखिए उत्पादन के जो साधन है, सबसे पहले है भूमि, उसका जो पारिश्रमिक है वो है लगान, यानी भूमि को प्रयोग करने के बदले में जो किराया चुकाया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। पूंजी के प्रयोग के बदले में ब्याज का भुगतान किया जाता है। श्रम के प्रयोग के बदले में मजदूरी का भुगतान किया जाता है और साहस के प्रयोग के बदले में साहसी को लाभ प्राप्त होता है। उपभोग की अगर हम बात करें, उपभोग का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम रूप से उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। यानी जब किसी भी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष और अंतिम रूप से उपयोग किया जाता है तो उसे हम उपभोग कहते हैं और उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद में बात आती है वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस को उनका प्रतिफल क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में बांटा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वितरण। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों विनिमय, एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज अर्थव्यवस्था में होने वाले लेन देन का आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। विनिमय दो प्रकार का होता है। वस्तु विनिमय, इससे तात्पर्य वस्तुओं में होने वाले उत्पादन लेन देन से है, अर्थात एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। इसे वस्तु विनिमय का अर्थ कहते हैं। तो विनिमय दो प्रकार का हो गया। अच्छा, विनिमय का मतलब अपने को पता है, लेन देन का आदान प्रदान अगर करते हैं तो उसे विनिमय कहते हैं। विनिमय दो प्रकार का, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। मुद्रा विनिमय की अगर बात करें, इससे तात्पर्य मुद्रा के रूप में होने वाले लेन देन से है, अर्थात वस्तु लेकर मुद्रा देना मुद्रा विनिमय कहलाता है। राजस्व की अगर बात करें, सरकार को प्राप्त होने वाली आय तथा सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित व्यवस्था को राजस्व कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। तो देखिए आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स,
समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए करते हैं इनके बारे में विस्तार से बातचीत। सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए बच्चों, माइक्रो जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुई है। व्यष्टि से तात्पर्य सूक्ष्म एवं छोटे आर्थिक विश्लेषण से है, जिसमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, विशिष्ट फर्म। विशिष्ट फर्म का मतलब है किसी एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक विशिष्ट वस्तु के बारे में बात करते हैं, किसी विशिष्ट परिवार के अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत एवं छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक उत्पादक आदि का अध्ययन किया जाता है, जैसे उद्योग, फर्मों का समूह जो होता है में से, यानी उद्योगों के समूह में से किसी एक फर्म का उद्योग अध्ययन करना, या उपभोक्ताओं के बड़े समूह में से एक उपभोक्ता का अध्ययन करना, यह कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो पहला सिद्धांत है वस्तु निर्धारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में नई वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों तथा उस वस्तु की उत्पादन लागत के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। तो कीमत का जो निर्धारण होता है उस वस्तु की मांग और पूर्ति, यानी कि उस वस्तु की मांग कितनी है और उत्पादक के द्वारा उसकी पूर्ति कितनी की जा सकती है, तथा उस वस्तु की उत्पादन की लागत कितनी है, उसके आधार पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो वस्तु मूल्य का निर्धारण, तो ये है हमारा वस्तु मूल्य निर्धारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में वस्तु की नई कीमत का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों तथा उस वस्तु की उत्पादन लागत के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। साधन मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत में साधन की कीमत का निर्धारण उस साधन की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। इस सिद्धांत में साधन की कीमत का निर्धारण उस साधन की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इस सिद्धांत में एक व्यक्ति या परिवार को प्राप्त होने वाली आय या प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि या कमी होती है। तो देखिए बच्चों, एक परिवार या एक व्यक्ति को जो भी आय प्राप्त होती है या उसको आय को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियाँ होती है, उनका अगर अध्ययन किया जाता है तो उससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि या कमी होती है। यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा सिद्धांत। इसके बाद बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या उपयोग। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, जब हमें एक समूह का अध्ययन करना हो तो उसके लिए व्यष्टि का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक, जब किसी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना हो तो उसके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष निकालने में सहायक, समष्टि अर्थशास्त्र जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अगर निष्कर्ष निकालने हों तो एक पूरी अर्थव्यवस्था का निष्कर्ष अगर निकालना हो तो उसके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होना आवश्यक है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्थिक नियोजन में सहायक होता है। जब एक इकाई का अध्ययन होगा तभी तो पूरे देश की इकाइयों का, एक उद्योग का अध्ययन होगा, पूरे देश के उद्योग का, एक फर्म का अध्ययन होगा, पूरे देश की फर्मों का अध्ययन होगा, उनके नियोजन में सहायक होगा और आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या आलोचनाएं। तो सबसे पहले है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान न होना। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से नहीं हो पाता है। व्यष्टि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष समष्टि के लिए गलत प्रतीत होते हैं। कई बार जो है व्यष्टि द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए गलत साबित हो जाते हैं। पूर्ण रोजगार की मान्यता गलत होती है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है, ऐसी अवधारणा गलत है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस से हुई है। समष्टि से तात्पर्य बृहद या बड़े आर्थिक विश्लेषण से है, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उत्पादन और उपभोग, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, राष्ट्रीय बचत आदि के
अध्ययन को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े समूह अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे विभिन्न फर्मों के समूह का अध्ययन करते हैं, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की अगर हम बात करें, सामान्य मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत में सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, समग्र मांग यानी कि पूरे देश की वस्तुओं की मांग, समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति के मध्य जो संतुलन होता है, साम्य होता है, उसके द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य मूल्य निर्धारण का सिद्धांत लागू होता है। जब एक अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों की मांग और सभी फर्मों की जो पूर्ति है, जिस बिंदु पर एक दूसरे से उनका मिलान होता है, साम्य होता है, संतुलन होता है, उसी पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाता है। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, इस सिद्धांत में एक देश में उपलब्ध उत्पत्ति के सभी साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस को उनका प्रतिफल क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ का निर्धारण और वितरण किया जाता है। तो यह है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। आय और रोजगार का सिद्धांत, इस सिद्धांत में एक देश में उपलब्ध रोजगार की मात्रा व आय के संबंध में सिद्धांतों और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। तो एक देश के अंदर रोजगार की जो भी मात्रा है और जो आय है के संबंध में सिद्धांतों और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में एक देश के नागरिकों, परिवारों और फर्मों को प्राप्त होने वाली उन परिस्थितियों या दशाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे उनके कल्याण में वृद्धि या कमी होती है। तो यह है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का चौथा सिद्धांत। चौथे सिद्धांत में बताया गया है कि एक देश के नागरिकों, परिवारों और फर्मों को प्राप्त होने वाली या उन परिस्थितियों या दशाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे उनके कल्याण में वृद्धि या कमी होती है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या उपयोगिता, अगला हमारा टॉपिक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है। ठीक है, जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हो जाता है तो एक एक इकाई का अध्ययन भी किया जा सकता है, तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सहायक, जब हमें एक देश की अर्थव्यवस्था की दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तुलना करनी हो तो समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में सहायक, जब एक देश के व्यापार की तुलना दूसरे देश के व्यापार से की जाती है तो वहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व होता है। आर्थिक नियोजन में भी सहायक होता है, जब पूरे देश के नियोजन की बात आती है तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं या आलोचनाएं भी हैं। बृहद इकाइयों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना कठिन होता है, यानी बड़ी इकाइयों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समूह की माप करना कठिन होता है, यानी पूरे समूह की या जो फर्मों का एक समूह होता है उस समूह का अगर माप करना हो तो एक मुश्किल काम होता है। भ्रामक निष्कर्षों की प्राप्ति होती है, यह भी इसकी एक सीमाएं हैं। अवास्तविक मान्यताएं होती है, ऐसा भी कहा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो मान्यताएं हैं वो अवास्तविक होती है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो यह थी हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या आलोचनाएं। तो यह था बच्चों अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी का मैटर जो है अगले वीडियो में आएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके आप ज़रूर बताएं। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आज की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।